जुलाई 2026 है, तो आज ही के दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड चेस डे ये भी यूएन रिकॉग्नाइज है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज है। तो आज ही के दिन क्या हुआ था? फाइट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, फाइट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो ये 1966 से सेलिब्रेट हुआ है और यूएन जनरल असेंबली ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है 2019, ठीक है। और चेस जो है वो ओरिजिनली कहाँ से आया है? ओरिजिनली पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओरिजिनली वो इंडिया से ही आया है। उसका नाम शुरुआत में जो जब इंडिया में था तो उसका नाम चतुरंगा रखा गया था। क्या रखा गया था? चतुरंगा, ठीक है। तो इसके अलावा डी गुकेश क्या है? यंगेस्ट एवर अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चैंपियन है 2024। यंगेस्ट क्या है? यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिससे आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। आप लोग अंदाजा लगाओ कि लास्ट टाइम किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में चेकमेट कब हुआ होगा? चेकमेट आप लोगों को पता होगा कि जहां पर किंग के पास, राजा के पास कोई चांस नहीं बचता, कहीं पे भी मूवमेंट, लीगल मूवमेंट उसके पास नहीं बचता और उसको कोई चेक कर रहा हो तो उसको बोलते हैं चेकमेट। कब हुआ होगा? अंदाजा लगाओ, कोई भी आदित्य आइडिया, यानी कुछ भी, कोई भी है? सर होते ही रहते होंगे चेस में, तो चेकमेट से गेम खत्म होता है शायद। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, स्टेलमेट से भी खत्म होता है, टाइम खत्म होने से ज्यादातर गेम्स खत्म होते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लेवल पे टाइम खत्म होने से ज्यादातर गेम खत्म होते हैं। आखिरी चेकमेट 1929 में हुआ था, उसके बाद से कोई चेकमेट नहीं, ठीक है। 1929 में वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में लास्ट टाइम चेकमेट कब हुआ था? 1929। रेजिग्नेशन से भी हार जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, है ना। तो रिजाइन भी चेकमेट जैसे ही, लेकिन चेकमेट नहीं। इसके अलावा 18 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था। किसी एक इंसान के नाम पे एकमात्र ऐसा दिन है जिसको यूएन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वह नेल्सन मंडेला, ठीक है। 18 जुलाई को होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये नेल्सन मंडेला कौन है? तो ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में रहते थे, हाँ? और इतनी दूरी होने के बाद, अलग अलग देश होने के बाद, इनके जो आइडियल्स थे वो गांधी जी जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ठीक है। तो इनकी इनकी आइडियल्स पे चल के वो क्या करते थे? वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना मोर्चा बुलंद करते थे, उनके अपार्थाइड के अगेंस्ट। जो ब्रिटिशर्स अपार्थाइड मतलब जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के अंदर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, सत्याग्रह किए, ठीक है। लेकिन कैसे चले? अहिंसा से चले, गांधी जी के आइडियल्स पे चले और गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो 22 साल के करीब करीब गांधी जी भी कहाँ रहे? साउथ अफ्रीका में रहे हैं। और उनका जो पहला एनकाउंटर था, जिसकी वजह से फिर उनके दिमाग में ये आया कि अब इन अंग्रेजों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ जी, जी जी, अजय सॉरी, ये स्क्रीन बड़ी कैसी होती है सर, कुछ बता सकते हैं आप? मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हो। स्क्रीन क्या हो गई है? मेरे फोन में सर, मेरे फोन में सर आपका छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है सर, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ फोन में, लेकिन सर मुझे पता नहीं है कैसे होगा सर, आप बता सकते हैं कैसे होगा? उसको पिन कर दीजिए, मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से पिन सभी के लिए, ठीक है। हो गया क्या बेटा? हाँ जी सर, हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर लगभग 26 साल उन्होंने जेल में बिताए। फिर 1997 में उनको जेल से रिलीज किया गया और उसके बाद वो पहले राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, जो कि
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड जॉइंटली रिसीव द, अच्छा उसके बाद 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिली, ठीक है, और 2026 साल तक इनका क्या है, इट इज स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कई बार सिर्फ कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, क्रीड के आधार पे, रेस के आधार पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे, इन आधारों पर भी नहीं। कई बार जब हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर लोग वंश के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इसके अलावा पैसे के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा अभी नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ तो जिसके पास पैसा था उसने पेपर खरीद लिया, और जिसके पास पैसा नहीं था या जिसको जानकारी ही नहीं थी कि नीट का पेपर लीक हो गया, किसान को डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वो तो बेचारा साल मोट से 2 साल से पढ़ाई करता गया। कई कई बच्चों को नीट की तैयारी कई साल लगते हैं, है ना, कई साल लगते हैं उसकी तैयारी, साल 2 साल की तैयारी से तो मेरे ख्याल से नीट निकलता भी नहीं है। तो नीट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, वॉइस क्लियर, आपको वॉइस क्लियर नहीं है, सब किसी को भी नहीं आ रही क्या मेरी वॉइस क्लियर? हाँ जी सर, सर आपकी आवाज तो ऐसे हो रही है जैसे गूंजती है, आधी हो रही है। अब ठीक आएगी, ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे नीट के पेपर लीक की। तो अभी भी ये क्या है, इट इज इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। यही थीम है नेल्सन मंडेला डे की, ठीक है, और यही हमारे देश में अभी चल रहा है। आज सुबह से बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से पार्लियामेंट तक पहुंच जाएं। कुछ बच्चे वहां तक पहुंचने के लिए कामयाब भी हुए, लेकिन पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके अगेंस्ट, बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। अरे वो कोई वहां पर बम फोड़ने नहीं जा रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए था, उन लोगों से शांति से बात करनी चाहिए थी, उनकी समस्या सुननी चाहिए थी। और सबसे पहली बात कि उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी किस चीज में है? इनइक्वालिटी है इवन पब्लिक एग्जामिनेशंस के अंदर इनइक्वालिटी है, क्योंकि एक बच्चा जिसने पेपर खरीद लिया, एक बच्चा जिसकी सेटिंग है, अब दोबारा से जो रिजल्ट आया उसके अंदर भी धांधली बताई जा रही है। उसके अंदर बताया जा रहा है कि बच्चों की कॉपी ही चेंज कर दी, सीरीज ही अलग है। जो आंसर शीट की सीरीज होती है, जिस सीरीज की आंसर शीट वो भर के आया था, जब रिजल्ट आया तो सीरीज ही अलग है। ऑफिशियल आंसर की से मैच कर रहे हैं तो नंबर आ रहे हैं 650, और नंबर जब नीट का रिजल्ट आ रहा है तो उसमें नंबर आ रहे हैं 500। ऐसी ऐसी चीजें घट रही हैं हमारे देश के अंदर। इसके बीच में सोनम वांगचुक, जो कि धरने पे बैठे हुए थे, धरने पे क्या, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, ठीक है, उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट एक ऑर्डर पास करती है कि अगर इनकी तबीयत खराब हो, इनकी एक तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हेल्थ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने सबसे पहले, कि अगर, जो हमने फ्राइडे को न्यूज़पेपर पढ़ा था, अगर इनकी तबीयत खराब होती दिखे तब इनको क्या किया जा सकता है, तब इनके साथ कुछ फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर रातों रात दिल्ली के कमिश्नर बदले गए। अगले दिन जो सोनम वांगचुक हैं उनको स्टेज पे से किडनैप कर लिया गया। क्या उससे पहले जांच हुई? अच्छा, उसकी पेटिशन भी डली हाई कोर्ट के अंदर कि क्यों क्यों उठाया गया, क्यों रिलीज किया नहीं जा रहा। तो कपिल सिब्बल की मैंने वो पेटिशन भी पढ़ी। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि वो बहुत ही विद्वान अधिवक्ता है हमारे देश के, उन्होंने कुछ सोच समझ के वो चीजें लिखी होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे पॉइंट्स उसके अंदर मिसिंग थे। उसमें भी हाई कोर्ट ने क्या बोला
हाईकोर्ट ने बोला कि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है, और उनको कोई भी फोर्स फीडिंग नहीं की जा रही है, उनको कोई भी आईवी नहीं लगाया जा रहा है ना। और उनके फॉस्फोरस की जो जांच हुई उसके अंदर उनका फॉस्फोरस लो आया। हालांकि जो बाद में जांच हुई उसके अंदर पाया गया कि फॉस्फोरस भी 3.4 था, 2 नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें घट रही हैं। इसी बीच में हाई कोर्ट ने क्या बोला कि उनको रखना जरूरी है, जबकि क्या मांग की गई, क्या मांग की गई, ये कहा गया कि ये मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी, उस पेटिशन के अंदर कहा गया कि मेरे को आजादी है कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता हूं, किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता हूं, बॉडीली ऑटोनॉमी है। मुझे नहीं है विश्वास सरकारी अस्पताल पे, और है भी नहीं इस लायक कि उन पर विश्वास किया जाए सरकारी अस्पताल पे, इन जनरल भी नहीं है। ठीक है ना, वैसे तो अभी तो फिर भी सरकार पूरी की पूरी उस व्यक्ति के अगेंस्ट है, सोनम वांगचुक के, लेकिन वैसे भी नहीं है। यहां से एक चीज और जुड़ती है जिसका जिक्र होना चाहिए था, कि ये आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज करता है डायरेक्टली। अगर मेरे को जबरदस्ती किसी हॉस्पिटल में रखा जा रहा है तो ये मेरे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को इन्फ्रिंज करता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति को अरेस्ट किस ग्राउंड पे किया गया, और अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा। रिलीज ना किया जाना भी तो अपने आप में डिटेंशन है ना। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर भी तो अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ जेल में डाल देना अरेस्ट है। अरेस्ट का मतलब ये है कि आपने उस व्यक्ति के राइट टू मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। राइट टू मूवमेंट भी तो फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठ के देख रहा है, फाइनल डिसीजन जब आएगा तो आएगा। लेकिन आज इस आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे था, इन लोगों को मार्च करना था संसद भवन तक। आज संसद का पहला दिन था मॉनसून सत्र का, उसके अंदर मोदी जी ने सबसे पहले बाहर खड़े होकर भाषण दिया, जबकि संसद का जो पहला सत्र होता है उसको एड्रेस कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो चीजें बदल रही हैं, रिवायतें बदल रही हैं, रिवाज बदल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कटिंग्स है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और लोग धरने पे बैठे हैं, अभी भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब देखते हैं सरकार को क्या, मतलब सरकार को सीधे सीधे इन लोगों से बात करनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, बात करने से क्या हो जाएगा, आश्वासन दे देने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये मैंने पैटर्न देखा है, ये हर एक सरकार काम करती है, इस काम को हर एक सरकार करती है। जब ब्रिटिशर्स की सरकार थी तब भी उन्होंने सोचा कि ये जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं इनको दबाया जा सकता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने यही सोचा था कि ये जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इनको दबाया जा सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने भी यही सोचा था, उस समय वीपी आंदोलन हुआ था, है ना। इसके अलावा अन्ना आंदोलन हुआ। सरकारें गिर जाती है, और मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को सफेद चादर के बीच में लपेट के ले जाया गया, छुपा के ले जाया गया, वो उस सफेद चादर से छुपाया नहीं जा सकता सरकार का चेहरा। और ये सफेद चादर सरकार के कफन का काम करेगी, इस सरकार के कफन का काम करेगी वो चादर, और कर दिया है। आज अगर आप लोगों ने सुबह से टीवी देखा हो गलती से, ऐसे तो नहीं देखना चाहिए, खतरनाक है, तो कुछ न्यूज तो सरकार के फेवर में अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन फोटोज वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से बैरिकेड्स को गिराया जा रहा है, लोग वहां जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस वाले भी वहां पर लगे हैं, तैनात हैं, बहुत बड़ी फोर्स तैनात है वहां पर, है ना। और उन पुलिस वालों के बच्चे भी कहीं ना कहीं नीट का पेपर, जेई का पेपर, ये पेपर दे रहे होंगे, तो वो लोग भी देख रहे होंगे कि किस लिए आंदोलन हो रहा है। कोई पॉलिटिकल आंदोलन है क्या, कोई पॉलिटिकल आंदोलन तो नहीं है। किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं, एक
व्यक्ति के, एक एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके इस्तीफे की मांग करना गलत तो नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि एक पेपर लीक होने की वजह से लगभग 20 से 30 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 20 से 30 बच्चे ही नहीं थे वो, सिर्फ उनके पीछे उनके परिवारों ने इमोशनली कितना इन्वेस्ट किया होगा। इमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करता है वो अकेला नहीं करता, उसके साथ उसका पूरा परिवार तैयारी कर रहा होता है कंपटीशन की। और सिर्फ वो कंपटीशन की तैयारी नहीं, उसको इतने छोटे से बड़े होते हुए देखा उन्होंने, है ना। और किस लिए उन्होंने फांसी लगा ली? एक एजुकेशन मिनिस्टर की गलती की वजह से पेपर लीक हो गया। क्योंकि अब उसके बाद भी इनको शर्म है, उसके बाद भी पेपर के अंदर धांधली हो रही है, रिजल्ट के अंदर धांधली हो रही है, सामने आ रही है चीजें। ये तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था। इस आंदोलन के पहले ही खुद प्रधानमंत्री को, खुद लोकसभा को कैबिनेट की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उसे इस्तीफा मांगना चाहिए था। लोकसभा को कह रहा हूं मैं, पूरे पूरे पार्लियामेंट को कह रहा हूं। डिम्पल यादव के अलावा कोई सांसद मुझे नहीं दिखा जो उनके समर्थन में हो। डिम्पल यादव होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं दावा नहीं कर रहा कि कोई नहीं है उनके समर्थन में। सांसदों में केवल डिम्पल यादव मुझे सुबह से दिखी थी, उसको भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया बेचारी को। ठीक है, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(a)। तो प्रदर्शन करना, धरना करना, टेस्ट, सर शायद एक सांसद और भी तो है, वही मैं कह रहा हूँ, और भी गए होंगे, मुझे नहीं पता, है ना, और भी गए होंगे सांसद। चंद्रशेखर है शायद, एक करके चंद्रशेखर करके। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, हाँ, सर। चंद्रशेखर आजाद रावण, तो वो भी गया पता होगा। नहीं। हाँ वही है, मैं समझ गया, याद आ गया मेरे को, आया था। ठीक है, तो एक दो सांसद के अलावा उनके समर्थन में कोई आया नहीं। हालांकि सांसद क्यों आएंगे समर्थन में, तो उनके खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष के सांसद हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि संसद के अंदर इनकी आवाज को उठाया जाए। हालांकि अभी इसके बारे में, क्योंकि अब सेशन चलेगा तो देखते हैं कौन कितनी बात किस मुद्दे पर करता है। ठीक है, तो जनता की बात कौन ठीक से रख रहा है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है, और अभी फिलहाल देखते हैं क्या होता है इस आंदोलन के अंदर। सरकार, और ये हर सरकार करती है, आंदोलनों को ठीक से टैकल नहीं करती है और फिर बाद में कहते हैं कि इन्होंने दंगा किया। आंदोलनकारियों को क्या चाहिए, जाके उनसे बात ही तो करनी है, उनको करो बात, आगे बढ़ते हैं। अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके अंदर ये आप लोगों को एक रॉकेट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर लिखा है विक्रम-S, स्काई रूट का ये रॉकेट है। स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया की, जो जिन्होंने स्पेस के अंदर बहुत सारे काम पहली बार कर दिए। दो काम एक्चुअली, बहुत सारे, दो काम इन्होंने पहली बार कर दिए। याद रखेंगे, फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले देखते हैं, विक्रम-1 को लॉन्च किया है। विक्रम-1 क्या है? एक तो 18 जुलाई 2026 को उसका लॉन्च हुआ, याद रखेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली लॉन्च विक्रम-1 फ्रॉम इसरोज फर्स्ट लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ठीक है, मिशन का नाम याद रखेंगे, आगमन। आगमन का मतलब अराइवल होता है, तो आगमन इस मिशन का नाम है। और 450 किलो ये पेलोड लेकर गया है। 15 टाइम इसने दिया 15 मिनट। और इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया रिपोर्टेडली बिकेम थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड चाइना whose private industry has placed payload in orbit using its own launch vehicle। अपना लॉन्च व्हीकल यूज करके। लॉन्च पैड जरूर इसरो का यूज किया है, श्रीहरिकोटा, लेकिन लॉन्च व्हीकल जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, PSLV, SSLV, है ना, और NGLV, ये सारे, अभी NGLV तो बन रहा है ना। और तो ये सारे क्या है? ये सब लॉन्च व्हीकल है जो अर्थ से स्पेस तक किसको लेके जाते हैं? लॉन्च करते हैं। किसको? सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम करते हैं। अब इन्होंने ये लॉन्च खुद अपने व्हीकल से किया है। ठीक है, तो विक्रम-1 क्या है?
स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है, हैदराबाद इनका हेडक्वार्टर है। क्या है? प्राइवेटली डेवलप्ड स्मॉल सैटेलाइट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, SSLV। जो इसरो का SSLV है ना, उसी की तरह है ये भी। स्मॉल सैटेलाइट को लेके जाएगा, छोटी सैटेलाइट को, 450 किलोग्राम की सैटेलाइट को लेकर गया अभी, है ना। तो स्मॉल सैटेलाइट, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट लगभग 350 450 किलोमीटर के बीच में ये क्या करेगा, उसको पेलोड को क्या करेगा, 400 किलोमीटर की हाइट पे क्या करेगा, उसको ऑर्बिट में डालेगा, ठीक है। हाइट इसकी अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर है, लेकिन इसके बारे में जो स्पेशल चीजें हैं, जो इसको स्पेशल बनाती है, वो है कि इसका इंजन जो है वो इन्होंने ट्रेडिशनल वे में नहीं बनाया। ट्रेडिशनल वे में कैसे बनता है? अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं इंजन के, फिर उनको साथ में लाके वेल्डिंग की जाती है। इन्होंने पता कैसे बनाया? इन्होंने 3D प्रिंटर से बनाया। तो 3D प्रिंटर से इनको एक ये फायदा हुआ कि इन्हें अलग अलग कंपोनेंट्स को वेल्डिंग करके जोड़ना नहीं पड़ा। वो लेयर बाय लेयर मेटल की जो मेटल होता है उसको लेयर बाय लेयर क्या करता रहता है, कास्ट करता रहता है 3D प्रिंटर, ठीक है। तो जब वो कास्ट करके बनाया गया तो उससे क्या हुआ, एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम हो गए, जो नट बोल्ट कहीं पर लगने थे वो कम हो गए, जो वेल्डिंग होनी थी वो कम हो गया। तो ये सारी चीजें कम होने की वजह से क्या हुआ, तो इसका मास ही 50% कम हो गया। तो वेट सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वेट कोई तो ले जाना है, वेट की तो सारी लड़ाई है कि कौन कितना वेट स्पेस मिल जाएगा, है ना। तो इसका खुद का वेट 50% कम हो गया। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम चाहिए ना, वो 80% कम हो गया, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स को लाके जोड़ना, प्रिसाइजली उसको जोड़ना, फिर वेल्ड करना, फिर उसमें माइक्रो प्रिसीजन चाहिए। एकदम छोटा सा भी अगर उसके अंदर इधर उधर होता है ना, तो पूरा कंपोनेंट चेंज करना पड़ता है, पूरा पार्ट चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एरोस्पेस का मामला है। ऐसे नहीं कि छोटा मोटा आपकी गाड़ी में थोड़ा सा डेंट आ गया तो चल जाएगा, ठीक है। वहां पे एरोडायनेमिक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। थोड़ा सा भी एरोडायनेमिक्स इधर उधर हुआ ना, तो जो पूरा का पूरा रॉकेट है वो सीधा जाने की जगह टेढ़ा चला जाएगा, है ना। तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रिसाइज काम करना पड़ता है, तो 80% टाइम को ये कम करता है। इसके अलावा रीजेनरेटिव कूलिंग का इसने इस्तेमाल किया। जो हीट है उसको ये खुद ही एब्जॉर्ब करके ओवर हीट होने से बचाता है। कैसे? द इंजन कंटेन्स फाइन इंटरनल चैनल थ्रू विच इट्स ओन प्रोपेलेंट सर्कुलेट बिफोर कंबशन। तो खुद के प्रोपेलेंट वहां पर क्या करते हैं, पहले आते जाते हैं, मतलब सर्कुलेट होते हैं, जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, ठीक है, और इंजन ओवरहीट नहीं होता, ठीक है। कार्बन फाइबर से बना है, तो कार्बन फाइबर की वजह से भी वेट कम हुआ है इसका, और काफी मजबूत होता है कार्बन फाइबर। लेकिन कार्बन फाइबर में क्या दिक्कत है कि अगर वो सही से उसको सेट नहीं किया गया, जो उसके फाइबर्स हैं वो सही डायरेक्शन में अगर सेट ना हो तो वो खतरनाक भी हो सकते हैं। हालांकि इसके अंदर तो ये लोग काफी प्रिसाइजली उसको सेट करते हैं, है ना। स्काई रूट के दो मेजर फर्स्ट है, क्या है? एक तो विक्रम-S और विक्रम-1। विक्रम-1 जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, और विक्रम-S क्या है? प्रारंभ मिशन नवंबर 2022 में हुआ था ये, और इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डिप्लॉयड रॉकेट लॉन्च। इट वाज सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च था, ठीक है। इन स्पेस आप लोगों को पता ही है, हम लोग कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इन स्पेस जो है इसरो की विंग है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए इन स्पेस है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अहमदाबाद में, याद रखेंगे। और जून 2020 में इसको बनाया गया था। इन स्पेस को नहीं बनाया गया था एक्चुअली, जो अनाउंसमेंट की गई थी 2020 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो 2022 में बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2020 में, याद रखें, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट 2020 में हो गया था, हेडक्वार्टर 2022 में। एक ये कह रहे हैं, एक आर्टिकल छपा है ऑन द सेकेंड फेज ऑफ यूएस ईरान वॉर। तो यूएस ईरान वॉर जो है अब सेकेंड फेज इसका शुरू हो गया। बीच में कुछ समय के लिए सीज फायर हुआ, उसके बाद फिर से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वही सारी बातें हैं जो हम लोग कई कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। द सेकेंड फेज रेफर्स टू
resumption of hostilities after June 2026 ceasefire, with the central dispute shifting to control, administration, possible monetization ऑफ शिपिंग रूट थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे मोनेटाइजेशन की बात हो रही है। अब झगड़े का वो बदल गया। क्या बदल गया? पहले झगड़ा किस बात का था? पहले जो लड़ाई शुरू हुई थी वो न्यूक्लियर डील से शुरू हुई थी कि न्यूक्लियर जो पावर ईरान बना रहा है उसको खत्म करना है, और रिजीम चेंज से शुरू हुई थी। यूएस ये कहते हुए आया था कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, है ना। अब किस पे हो रहा है? ये साफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान तो लगाएगा या नहीं लगाएगा, ठीक है। तो कोर डिस्प्यूट क्या बचा अब इनका? ईरान वांट्स अ फॉर्मल रोल इन मैनेजिंग पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैनेजिंग पैसेज मतलब जैसे कि आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखते हैं तो उसमें सिंगापुर पैसे लेता है, ठीक है, वहां से जाने के लिए। अभी आगे आएगा, वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट एंड जीसीसी, ये दोनों क्या चाहते हैं कि प्री वॉर सिस्टम फिर से लागू हो जाए। फ्री जो पैसेज था, फ्री पैसेज, हम लोगों को अनइंटरप्टेड नेविगेशन करने का अधिकार मिले। तो दोनों का कंफ्लिक्ट अब क्या हो गया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया है। व्हाई इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट? सभी लोगों को पता है, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शिया, बोला ही नहीं किसी ने, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। दुनिया का 20% ट्रेड, 20% ट्रेड ऑयल का, 20% ट्रेड एलएनजी का। इसके अलावा काफी सारा ट्रेड, जितना भी मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रेड हो रहा है वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है ना। फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा ट्रेड हो रहा है यहाँ से। हम लोग जो एलएनजी मंगाते हैं बहरीन से मंगाते हैं, कतर से मंगाते हैं, तो कतर से जो एलएनजी आती है वो भी इसी रूट से आती है, ठीक है। तो हमारी एलएनजी खतरे में, स्पेसिफिकली अपनी बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो हमारी एलएनजी खतरे में, हमारा पेट्रोलियम खतरे में, हमारा डेटा भी खतरे में, क्योंकि 20% डेटा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, आप लोगों को याद हो, डेटा कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सकता है भाई? बताओ जल्दी। डेटा तो हवा में आ रहा है ना। जी हिमांशु जी। सर उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे वो है, इंटरनेशनल केबल्स की लाइन है। बिल्कुल सही। जी हिमांशी जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है? किन दो देशों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? सर मुझे आइडिया नहीं है सर, मैंने पढ़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आ जाए तो देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है और आएगा ही आएगा एग्जाम में, है ना। जो आसान वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आएगा, और आसान वाले भी नहीं कर पाओगे तो मुश्किल वाले कैसे होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है ये सारी चीजें एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन मार लेते हैं। इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे काम करती है, ठीक है। ये है मिडिल ईस्ट, और इस मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, बहरीन, कतर कतर और जॉर्डन, ये सब क्या है? ये सब तेल बेचते हैं, ठीक है। हमको भी तेल चाहिए, इंडिया को भी क्रूड ऑयल चाहिए, तो इंडिया को क्रूड ऑयल चाहिए, चाइना को क्रूड ऑयल चाहिए, कहाँ से आएगा? ये सब यहाँ से शिप में भरते हैं इधर, ये पर्शियन गल्फ कहलाता है। सब लोग यहाँ पर लेके आते हैं ऑयल, ये यूएई भी अपना यहाँ पर लेके आता है, ठीक है। ये सब यहाँ पर ले आए और फिर यहाँ से शिप में डाल के इंडिया, चाइना, यूरोप, सब जगह सप्लाई होता है, ठीक है। पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। इस चोक पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो दुनिया का 20% ऑयल, 20% एलएनजी, 20% डेटा इसी रूट से होके आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता है। कौन कौन से, अच्छा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, याद रखना, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, फिर अरेबियन सी भी उसको लिखा हुआ आ सकता है कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, इन दो देशों के बीच में है ईरान और ओमान। यहाँ पे ओमान का छोटा सा एक पेनिनसुला है और उस पेनिनसुला और ईरान के बीच में है। अब ईरान यही ऑफर कर रहा है कि ओमान और मैं, यानी कि ईरान, हम दोनों मिलके इसको मैनेज करेंगे और इस पे पैसा लेंगे, टोल लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर लड़ाई क्यों है? यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी ये कहते हुए, यूएस आया यहाँ पे, देखो कितनी दूर से आया यूएस। यूएस यहाँ से कहते हुए आया कि भाई साहब मुझे ईरान से खतरा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना देगा और न्यूक्लियर वेपन बना के मुझ पर हमला कर देगा, इसलिए मुझे ईरान के ऊपर हमला करना जरूरी है। तो ये लोग यहाँ से आए जिब्राल्टर वाटर स्टेट से होते हुए और यहाँ पर इन्होंने हमला करना शुरू किया, इतनी दूर आके 6,000 किलोमीटर दूर। ठीक है, और हमला करना शुरू किया, फिर ईरान ने रिटेलिएटली हमला किया, फिर जून के अंदर इनके क्या सीज फायर की बात हुई, बोला 60 दिन तक हमला नहीं करेंगे, लेकिन 15-20 दिन से ज्यादा वो चला नहीं, फिर से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी फिर से बंद हो गया। बीच में थोड़ा सा जो पेट्रोलियम और इन सब चीजों में ईज आया था, थोड़ा सा पैसों में भी कमी आई थी और थोड़ा सा सरकार भी ईजी हो गई थी कि हाँ ठीक है अब तो खुल जाएगा, तो वो फिर से बंद हो गया। मुसंदम पेनिनसुला है ओमान का, इसका नाम याद रखना, मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ईरान का क्या कहना है कि क्या ईरान टोल लगा भी सकता है? सबसे पहला सवाल तो ये है। तो वो टोल नहीं लगा सकता, वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कुछ करूंगा नहीं लेकिन तुम्हें आने जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। वो क्या कर सकता है, मलक्का सिंगापुर मॉडल को अपना सकता है। जैसे मलक्का में, स्टेट ऑफ मलक्का को पार करने के लिए सिंगापुर क्या लेता है, नेविगेशन फंड लेता है, एड टू नेविगेशन फंड। ठीक है, ये कंपलसरी फंड नहीं होता, ये देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। वॉलेंटरी एंड सपोर्ट नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉलेंटरी है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आर वॉलेंटरी। तो इस तरीके का यूएसए भी कह रहा है कि इस तरीके का कुछ लगाना है तो लगा लो, जो वॉलेंटरी ना, वो जो वॉलेंटरी हो, कंपलसरी ना हो। ठीक है, इस तरीके का लगा सकते हैं। तो अब इसी के ऊपर बात चल रही है, हल्का सा ध्यान में रखेंगे बस। और यूएस जीसीसी यही कह रहा है कि मैनेजमेंट के लिए तुम यूएन क्लॉज के अंदर वो लगा सकते हो, लेकिन वैसे नहीं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव रूट्स के बारे में इसके अंदर बात की गई है, जैसे कि इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। जो सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है ना, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन क्या करता है, ये सऊदी अरेबिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबको क्या करना है, बाईपास करना चाहते हैं सभी लोग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से न जाना पड़े। तो यहां से लेके ये इसका पूरा ऑयल फील्ड है सऊदी अरेबिया का, यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पाइपलाइन है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ठीक है, इससे ये कह रहे हैं कि तेल यहाँ पे ले आओ और यहाँ से क्या करो, सप्लाई करो। लेकिन फिर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, बाब अल मानदेब। बाब अल मानदेब भी एक चोक पॉइंट है, और अगर ये बंद हो गया तो दुनिया का 40% ट्रेड बंद हो जाएगा। और इसको बंद करने की धमकी देता रहता है हूथी। अभी हूथीज ने बोला है फिर से कि बंद कर देंगे इसको, हालांकि वो एक बार बंद करने में कामयाब भी हुए थे। ठीक है, काफी समय से कामयाब नहीं हुए लेकिन एक बार कामयाब हो गए थे। ठीक है, तो उसको बाईपास करना मुश्किल है। इसके अलावा एक यूएई की भी एक वो है, हाँ, हबशान फुजायरा पाइपलाइन। हबशान फुजायरा पाइपलाइन है यूएई की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्या कर सकती है, बाईपास कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑयल आ सकता है। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, रुपया वीक होगा और ज्यादा हमको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी रुपया वीक हो गया है और ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ये डाल सकता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस पानी लेके आते हैं, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।
हम्म, तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पूछते हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, किसके एग्जाम में, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा जुडिशरी का। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन लिख लीजिए हिमांशु जी, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका मुझे आप आंसर लिख के दिखाइएगा। इजी क्वेश्चन दे रहा हूं और इसी तरह के इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन ओके है सर। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी सिक्योरिटी? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड हाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज impacts the energy security of India? तो दोबारा कुछ करना लास्ट वाला। And how and how the free transit from Strait of Hormuz, the free transit from Strait of Hormuz impacts India's energy security. ठीक है, लिख लिया? हाँ जी सर। ठीक है, तो उस पर आप मुझे आंसर लिख के दिखाना। आगे बढ़ते हैं। The stark reality of the missing jobs for India's Gen Z आर्टिकल छपा है और इसके अंदर ये बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे कौन ये बताएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। यस जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? सर डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब तो पता नहीं, लेकिन डेमोग्राफिक में सभी आते हैं कि पॉपुलेशन और ये सब नेम, मतलब एक तरह से डाटा, डेमोग्राफिक डाटा तो पता है मेरे को। चलो ठीक है। जी हिमांशु जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? तो ये जो सर आज आप ये सब जो चैप्टर करा रहे हो ना सर, ये सर मैंने पढ़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सर जो आपने मतलब आप जो पढ़ा देते हो ना सर, वो मुझे एक आपकी बार आप आवाज सर बिल्कुल भेज भी दिया नहीं आ रही। करो किसी को सुनाई दिया ताकि इन्होंने मुझे क्या पढ़ाई कहा? जो आपने पढ़ाई है। समझ आया किसी को? किसी को अगर समझ आया तो प्लीज मुझे बता दो क्या कहना चाहते हैं हिमांशु जी। सर मैं नहीं आया बोल किसी को? रही हूँ हिमांशु सर, जी, ये आप ना जो एक काम आज करो, आप पढ़ाते चैट हो बॉक्स में आप मैसेज लिख सर। दो, क्योंकि आपके हम्म। ओके सर। हाँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसका क्या? मैसेज कर दो, मैसेज पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ जी, आदित्य जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? सर मतलब पॉपुलेशन में कौन कौन से मतलब एनालिसिस पॉपुलेशन का कि कितने लोग किस उससे रह रहे हैं, मतलब कितने किस पर्टिकुलर एज के ग्रुप हैं, एल्डरली हैं, यंगस्टर्स हैं। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक। हिमांशु जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्या पूछ रहे हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं पता, सॉरी। ईशानी जी, हिमांशु जी, न्यू स्टूडेंट की बात नहीं है
और बात ये भी नहीं है कि मैं पहले शेयर कर दूं। पहले शेयर कैसे कर दूं? आज ही अखबार में छपा है ना, आज के ही अखबार में। और ये सारे कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है, ये जीएस के अंदर कॉमन टॉपिक्स है। और मैं ये आपसे सवाल आपको कोई बेइज्जती करने के लिए नहीं पूछ रहा, ये आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। और क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आपका दिमाग आंसर को ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत करे और उसको ग्रास्प करने की कोशिश करे। आपके दिमाग की भूख तो जगे पहले, तब तो उसको खाना देंगे। जब तक दिमाग के अंदर भूख नहीं होगी नॉलेज की, मैं आपको बताता रहूंगा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, आप फिर भूल जाओगे। तो अभी क्या किया मैंने, एक भूख जगा दी। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस सवाल की, ठीक है। जी ईशानी जी, क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? ईशानी जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, तो कोई बात नहीं। डेमोग्राफिक का क्या मतलब बताया था आपने? यस जी। सर डेमोग्राफिक का हाँ, अरे क्या हो गया भैया? हेलो हाँ, सर, हम आवाज आ रही है, बताओ जल्दी। डेमोग्राफिक का मतलब वही होता है ना सर कि पर्सन का एज कितना है और एज कितना है मतलब डेमोग्राफिक का मतलब उसके होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। और डेमोग्राफिक डेटा का मतलब होता है पॉपुलेशन का डेटा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब होगा? डिविडेंड का क्या मतलब होता है ये बताओ। किसी को पता है डिविडेंड का क्या मतलब होता है? शेयर मार्केट के अंदर ये टर्म यूज होती है, डिविडेंड। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो वो सालाना आपको डिविडेंड देती है वो कंपनी। प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। तो डेमोग्राफिक प्रॉफिट है इसका मतलब। डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन का फायदा। अभी हमारे पास क्या है? अभी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बैठे हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यंग पॉपुलेशन की नंबर्स ज्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन का नंबर कम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ। क्यों? क्योंकि यंग आदमी काम करेगा, है ना, काम करके क्या करेगा? जीडीपी बढ़ाएगा और पैसा क्रिएट करेगा, है ना। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर कह रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अंडर स्ट्रेस बिकॉज young people, especially graduates and women, face high unemployment, weak school to work transition, and informal employment without contract or social security. किसके बारे में बात कर रहे हैं? जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं। और जेन जी का ही आंदोलन चल रहा है। और जेन जी के बारे में क्या डेटा दे रहे हैं ये? जेन जी के बारे में डेटा दे रहे हैं। पहले तो जेन जी होता है 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुआ है। और मिलेनियल्स यानी कि जो हम लोग हैं, मिलेनियल्स 1981 से 1996 के बीच में जो पैदा हुआ है। आप लोग तो जेन जी है, मैं मिलेनियल हूँ, ठीक है। तो लेबर, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के डेटा को इन्होंने एनालाइज किया इसके अंदर। इसमें इन्होंने कहा कि जेन जी वर्किंग एज ग्रुप 15 से 26 साल की हो गई, है ना। जो 26 साल का है और जो 15 साल से 15 साल से बड़ा है और 26 साल से छोटा है, वो कौन हो गया? जेन जी हो गया। और जो 27 साल से बड़ा है, 42 साल से छोटा है, 42 से कम का है, वो मिलेनियल हो गया। अब देखते हैं डेटा क्या कहता है। एलएफपीआर क्या होता है पहले तो ये समझ लो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स वो होता है जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड है, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स बोलेंगे, ठीक है, दोनों को मिलाकर। क्योंकि फोर्स में तो वो भी है, वो भी तो काम ढूंढ रहा है। अनएम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड उसको बोलते हैं जो काम ढूंढ रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा। अनएम्प्लॉयड उसको नहीं बोलते जो काम ढूंढ ही नहीं रहा, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं हुआ।
अनएम्प्लॉयड कौन हुआ? जो काम ढूंढ रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, एम्प्लॉयड भी आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयड भी आ जाते हैं, तो लेबर फोर्स बन गई। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो गया? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एम्प्लॉयड जो है प्लस अनएम्प्लॉयड जो है, यानी कि लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, यानी कि कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसको बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहां पे परसेंटेज में आ गया, ठीक है। WPR क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेट। जो एम्प्लॉयड हैं उनका पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है, पॉपुलेशन के हिसाब से वर्कर पॉपुलेशन कितनी है, तो परसेंटेज के अंदर उसको निकाल लेंगे, यानी कि जो वर्किंग है, जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। यहां से वर्कर पॉपुलेशन रेशो में से केवल ये वाला, ये जो प्लस ऊपर ये क्या था ना, अनएम्प्लॉयड सीकिंग वर्क, अनएम्प्लॉयड वालों को हटा देंगे क्योंकि वो वर्किंग नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है, वो फोर्स में है, वर्क फोर्स में है लेकिन वर्किंग नहीं, ठीक है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो निकल आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसको बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाएगा किसमें से? एंटायर एंटायर पॉपुलेशन से नहीं निकाला जाएगा, किससे निकाला जाएगा? लेबर फोर्स से निकाला जाएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, जो काम कर रहा है और जो काम ढूंढ रहा है, उन दोनों के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन केवल अभी तक काम ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक उनको काम मिला नहीं है, काम क्या कर रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाएगा? अनएम्प्लॉयड। अनपेड फैमिली वर्कर कौन होता है? अनपेड फैमिली वर्कर होता है जो फैमिली बिजनेस में लगा होता है लेकिन उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रही होती। इसको एम्प्लॉयड पर्सन के अंदर ही, इसको एम्प्लॉयड पर्सन के ध्यान रखना, अनपेड फैमिली वर्कर को एम्प्लॉयड पर्सन की तरह काउंट करती है सरकार। अनपेड फैमिली वर्कर कौन हो गया? जैसे फैमिली बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, खेती के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा, अनपेड है वो, ठीक है। अपने दुकान में काम कर रहे हैं, पिताजी की दुकान है, वहां पे सुबह से शाम तक बैठते हैं लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलता, पिताजी कुछ पैसा देते ही नहीं, है ना। तो वो क्या हो गए? अनपेड फैमिली वर्कर हो, ये भी एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है डेटा। डेटा कहता है कि वर्किंग वर्किंग एज हो गई, वर्किंग एज के अंदर कितने पॉपुलेशन है जेनजी की और कितनी पॉपुलेशन है मिलेनियल की? तो मिलेनियल है 35 करोड़, है ना, और जेनजी है 29, मतलब 30 करोड़ मान लो, 29.94 करोड़, 30 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ कम है हमसे, ठीक। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? जेनजी के अंदर मात्र 40%, 41% है और मिलेनियल के अंदर 75% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जेनजी के अंदर 11% है और मिलेनियल के अंदर मात्र 2% है। वर्कर्स विद एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 17% जेनजी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे, है ना, और 26% मिलेनियल है कॉन्ट्रैक्ट पे। वर्कर्स कवर्ड बाय सोशल सिक्योरिटी 20% मात्र जेनजी के अंदर सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर होते हैं और मिलेनियल्स के अंदर 28% कवर होते हैं। यानी कि लेबर फोर्स के अंदर जो वर्कर्स की कंडीशन है उसको हम लोग और खराब करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जेनजी जो है पढ़े लिखे नहीं, आ गया हो। क्या स्टेटस है जेनजी का अगर हम देखें अलग से? एजुकेशन के अंदर यंग मेल्स स्टडिंग है 41% और फीमेल 38%, ठीक है। और अगर वर्क में देखें तो अनपेड फैमिली वर्क्स 15% कर रहे हैं, कैजुअल वर्क्स 12% कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स 12% है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। रेगुलर वेज अर्नर्स केवल 14% है। यंग विमेन में देखें तो और खराब परिस्थिति है, अनपेड फैमिली वर्कर्स 10% और रेगुलर वेज अर्नर्स केवल 4.7%, ओनली 4.7%, ठीक है। तो द आर्टिकल यूजेस मोर देन वन डोमेस्टिक ड्यूटी कैटेगरी, approximately 35% of one passage and 27 पर छोड़ दो उसको, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा रखना नहीं है, ठीक है, वो डेटा के ऊपर क्लैरिटी है। रूरल अर्बन डिवाइड को देखें तो रूरल जेनजी की बात करें तो LFPR रूरल में कितना है 44% और अर्बन में कितना है 37%, यानी कि रूरल लोग
ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पा रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत आई है जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं उन लोगों को काम ना मिलना। ठीक है, जेंडर के अंदर भी यहाँ पर गैप आ रहा है। देखो अगर यंग मैन की बात करें रूरल इंडिया में 59% LFPR में आ रहे हैं, अब महिलाओं की बात करें तो 28% है। वहीं अर्बन इंडिया की बात करें तो 51% यंग मैन आ रहे हैं और 21% ही महिलाएं आ पा रही है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हाँ द ग्रेजुएट ट्रैप ये रहा। ये दिखा रहा है कि भाई ग्रेजुएट तो है, जो ग्रेजुएट और अबव है या ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री उनके पास है, ऐसे मैन कितने अनएम्प्लॉयड हैं? तो जेंजी के अंदर 29%, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। और मिलेनियल के अंदर मात्र 5.2%। विमेन अगर अनएम्प्लॉयड देखें, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ या उससे ऊपर है, तो 36% अनएम्प्लॉयड है और 13% मिलेनियल्स के अंदर अनएम्प्लॉयड है, 13.8%। ठीक है, तो ये डेटा देख के क्या पता चलता है कि जो एजुकेशन है हमारी, जो हम लोगों को एजुकेशन मिल रही है, वो एजुकेट तो कर रही है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं बना रही है हमको। जेंसी को एम्प्लॉयबल नहीं बना रही है। एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है? एम्प्लॉयबिलिटी होती है जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो स्किल सेट इंडस्ट्री को आपके अंदर चाहिए, वो स्किल सेट ना तो स्कूल में कहीं सिखाया जा रहा है और ना ही यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं सिखाया जा रहा है। जेंजी नौकरी मांगने जाता है तो सबसे पहले उसको बोल दिया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अरे फ्रेशर की जॉब है, एक्सपीरियंस कहां से लाएगा वो? तो ये समस्याएं हमारे देश के अंदर है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप जो है वो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये LFPR का हल्का सा डेटा याद रखेंगे, इसका हल्का सा एनालिसिस याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं? नॉर्मली मीनिंग क्या है इसका? एजुकेशन इज एक्सपेंडिंग फास्टर देन सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एक ये भी बात है कि एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है तो कई बार जेंजी जो है वो बहुत जल्दी उस जॉब को छोड़ देते हैं। क्यों? इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि सूटेबल नहीं है वो जॉब। उनकी एजुकेशन के हिसाब से, उनके एस्पिरेशन के हिसाब से वो जॉब सूटेबल नहीं है। उनका एस्पिरेशन था कि वो कम से कम अपने परिवार को चलाना, उनको मिलने 10,000 रुपए, तो वो तो जॉब छोड़ ही देगा ना, है ना? 10,000 रुपए में थोड़ी ना परिवार चला पाएगा। तो 10, ये जो बहुत कम सैलरी उनको दी जा रही है। और सबसे बुरी बात कि उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी नहीं किया जा रहा, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा रहा, हायर एंड फायर सिस्टम पे रखा जा रहा है। आओ नौकरी करो और कल कल भी तुमको निकाला जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्या होता है? इससे वो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर नहीं आ पाते, ना उनको कोई EPFO बन रहा उनका, ना उनको कोई पेंशन के अंदर स्कीम मिल रही, ना उनको इंश्योरेंस मिल रहा। तो ये सारी समस्याएं आ जाती है। ठीक है, करिकुला आर पुअरली अलाइंड विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, नहीं डेवलप किया जा रहा। एम्प्लॉयर्स डिमांड एक्सपीरियंस इवन फॉर एंट्री लेवल जॉब्स। एस्पिरेशंस डू नॉट मैच अवेलेबल लो पेड और इनफॉर्मल वर्क। एस्पिरेशन तो थी अच्छी जॉब लगेगी जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा, लेकिन क्या मिल रहा है? लो पेड इनफॉर्मल काम मिल रहा है, तो वो अपने आप ही छोड़ देगा कुछ दिन में। ऑटोमेशन एंड AI आर चेंजिंग एंट्री लेवल जॉब रिक्वायरमेंट्स। मैं आप लोगों को क्लास में वैसे पर्सनली भी कई बार कह चुका हूं, AI का यूज करना कम से कम शुरू कर दो, और ग्रेजुएशन करते करते AI के 2-3 सर्टिफिकेट कोर्स तो जरूर कर लेना। आने वाले समय में जो AI को अच्छे से चला पाएगा वही एम्प्लॉयबल है। यही स्किल सेट है जो आपको कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, स्कूल में नहीं सिखाया गया। ये है वो स्किल सेट आज के टाइम में, AI। ठीक है, AI को चलाने आना, AI से काम करवाने आना। ठीक है, आजकल कोडिंग की जरूरत नहीं है, AI से कोडिंग करा सकते हो, लेकिन कोडिंग करानी आनी चाहिए ना, कोडिंग करानी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भी कोडिंग मैं तो कर सकता हूँ वैसे, हालांकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने कोडिंग में थोड़ा सा भी देखा कि क्लॉड की मदद से कैसे कोडिंग की जा सकती है। तो अच्छा है, इजी है, बहुत इजी है। हालांकि इससे कोडर्स की जॉब जाएगी, जो कोडिंग करते हैं एक्चुअली में, उनकी जॉब के ऊपर खतरा है। लेकिन आप लोग इसको सीख जरूर लेना, AI का कोई ना कोई कोर्स जरूर कर लेना। छुट्टियां मिले, जैसे ही एग्जाम खत्म हो 12th के,
उसके बाद कुछ दिन मिलते हैं, उसके बाद तो आप लोग कंपटीशन वगैरह दोगे, उसके बाद कुछ दिन मिलते हैं एडमिशन से पहले। उस टाइम पे कोई कोर्स आ रहा हो एआई से रिलेटेड, एआई इन लॉ से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो वो जरूर कर लेना। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, कोई छोटा मोटा कोर्स करते रहना है इसके ऊपर। देयर इज इनसफिशिएंट ग्रोथ इन लेबर इंटेंसिव एंड हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर। तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन जो है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जो है, और हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर जो है, उसके अंदर ग्रोथ अनइवन। The ILO's India Employment Report 2024 similarly notes that educated youth experience higher unemployment, reflecting a mismatch between qualifications, aspirations, and available jobs. तो क्वालिफिकेशन एस्पिरेशन तो ज्यादा है, एक बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, एक बच्चे ने कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, उसके एस्पिरेशन तो ज्यादा होंगे ही ना। उसके माँ बाप ने इतना रुपया खर्च किया है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए, उसको लाखों रुपए लगते हैं, और उसके बाद उसको जॉब मिले 5,000, 10,000, 20,000 की, तो वो एस्पिरेशन को मैच नहीं कर पा रहे उसकी। ठीक है, तो ये एक समस्या है। एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी क्राइसिस है। क्या कह रहे हैं? एमंग जेन जी सोशल सिक्योरिटी कवरेज 20% है, फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने देख लिया डेटा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो जेन जी वर्कर है वो क्या कर रहा है, नो रिटन, बिना किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट के काम करना पड़ रहा है उसको, अनसर्टेन टेन्योर है उसका, चाहे तो एम्प्लॉयर आज निकाल दे या कल निकाल दे, कोई टेन्योर उसका फिक्स नहीं है। इसके अलावा लो इनकम हो रही है, पैसे भी उसको कम मिल रहे हैं क्योंकि वो उसके अंदर आ ही नहीं रहा, वो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में नहीं आ रहा, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ रहा, वो सरकार के डेटा में नहीं आ रहा, तो उसका ईपीएफ को भी नहीं मिल रहा, उसको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही, तो मिनिमम वेज भी उसको नहीं दी जा रही है। ठीक है, लिमिटेड हेल्थ और एक्सीडेंट प्रोटेक्शन, जब हम उसमें नहीं आते हैं, ईपीएफओ में नहीं आते हैं, जब हम फॉर्मल सेक्टर के अंदर नहीं आते हैं, तो इंश्योरेंस के अंदर भी हम लोगों को खुद ही कराना पड़ता है एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन के लिए, या उसके लिए हमें खुद अपना प्राइवेट इंश्योरेंस कराते हैं तो ठीक है, हम इंश्योर्ड है। लेकिन जैसे जो ग्रुप इंश्योरेंस मिलते हैं ना, उसका फायदा हमको एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय होने का फायदा नहीं मिलेगा। नो पेंशन, नो प्रोविडेंट फंड, वीक बार्गेनिंग पावर, इजी टर्मिनेशन, इजीली निकाल दिए जाते हैं, बार्गेनिंग पावर कम है। ठीक है, और यंग विमेन तो ज्यादा अफेक्टेड है ही, और यंग विमेन ही नहीं, विमेन तो हमेशा से ही अफेक्टेड रही है, क्योंकि अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन है, अनसेफ वर्किंग प्लेसेस है, तो ये सारी समस्याएं महिलाओं के साथ शुरू से रही हैं। इसके अलावा पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो सोसाइटी भी बाहर निकलने नहीं देती। कोई महिला रात को काम करने चली जाए, उसका समाज के अंदर कैरेक्टर एसेसिनेशन इतना जल्दी होगा, उसको वो पूरा जो मोहल्ले की आंटियां हैं वो ग्रुप बना के उसकी बुराइयां करेंगी कि ये तो लड़की रात को जाती है साथ। अरे वो रात को एचसीएल में जॉब करने जा रही है, और चाहे खुद का लड़का रात को वहां ठेके में बैठा मिले, उससे कोई फर्क, लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लड़की रात को जॉब करने जा रही है, इसका तो कैरेक्टर ही खराब है। तो ऐसी ऐसी बातें कर देंगी। वो कैब वाला छोड़ना है उसको, कह रहे गाड़ी में कोई आदमी छोड़ना है, अरे आदमी तो चलाएगा कैब, और कौन चलाएगा, खुद चलाएगा, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं हमारे समाज के अंदर कि महिलाओं को स्टिग्मेटाइज करके महिलाओं को काम करने से हर तरीके से रोका जाता है। ठीक है, तो सोशल रेस्ट्रिक्शन है, वर्क प्लेस हरासमेंट है, सेफ्टी कंसर्न है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल लोकल जॉब्स है, लोकल जॉब भी चाहिए, है ना, घर वाले बाहर भेजने से भी डरते हैं। समाज ही खराब है। समाज क्या खराब है, मतलब लड़कियों का, अभी हमने देखा है 13 साल की लड़की का 30 लोगों ने रेप कर दिया, कोई बात भी नहीं कर रहा उसके ऊपर, कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही न्यूज़पेपर के अंदर, मीडिया के अंदर, कोई बात करने। और मैं आपको बताऊं, ये केवल रेप नहीं है, जो राजस्थान के अंदर रेप हुआ है ना एक लड़की का, वो केवल रेप नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड रेप है। वहां पर वो पूरा का पूरा नेटवर्क है जो रेप करवाता है लोगों से, होटलों का नेटवर्क है पूरा आपस में। वो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करते हैं छोटी लड़कियों की, माइनर गर्ल्स के, जिससे कि उनको और ग्राहक मिले और पैसे लेके उसका रेप करवाएं लड़की का, छोटे बच्चों का। तो ये चल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली रिलेटेड करियर इंटरप्शंस, शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी करने आया, ये समस्या तो
आजकल जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं लड़के, उनके साथ में भी आ रही है क्या कि भाई अब 3 साल की प्रैक्टिस भी कर, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दी 3 साल की प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिकली सोचो ना आप, एक लड़की ने 21 साल की उम्र में कम से कम जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ, 21 साल की उम्र में उसने एलएलबी करी। आप कह रहे हो 3 साल प्रैक्टिस भी करो, कितनी उम्र हो गई? 24 साल। फिर वैकेंसी आएगी 2 साल में, हो गए 26 साल। तैयारी करेगी वो, पेपर देगी। घर वाले कई बार क्या करते हैं कि 12th के बाद यार वो सोचते हैं कि 3 साल, अभी 5 साल उसमें लगेंगे एलएलबी में, फिर 3 साल उसमें लगेंगे, तो घर वाले ही ड्रॉप कर देते हैं वो आइडिया कि यार इतना लंबा कौन रखेगा, इससे पहले शादी कर देंगे इसकी। और शादी के बाद मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है जिन्होंने शादी के बाद तैयारी करके पेपर निकाले हैं। लेकिन ऐसा सपोर्टिव माहौल ससुराल में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी किस्मत वाली बात है ये कि कुछ लड़कियों को ऐसा मिला, और मैं जानता हूं उनको जिन्होंने शादी के बाद ही तैयारी शुरू करी और उन्होंने शादी के बाद ही पेपर निकाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना। वर्क प्लेस डिजाइन अराउंड अनइंटरप्टेड मेल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेल डोमिनेट है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो भी मेल एम्प्लॉय को ही हायर करना चाहता है, क्योंकि मेल एम्प्लॉय से वो रात में भी काम करा सकता है, महिला एम्प्लॉय से नहीं करा सकता। मेल एम्प्लॉय से वो ओवर टाइम भी इजीली करा सकता है, महिला से नहीं करा सकता, उसके घर के कमिटमेंट्स भी है महिला के। फिर महिला पैटर्निटी लीव पे भी जाएगी, पुरुष को पैटर्निटी लीव की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अक्सर एम्प्लॉयर जो है वो एक कोशिश करते हैं कि हमें मेल एम्प्लॉय ही मिले। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। हिमांशी जी, आवाज आपको क्लियर आ रही है अभी? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, देखो हिमांशी जी भी कह रहे हिमांशी जी भी कह रही हैं सर सही बोला, आंटी ही ज्यादा बोलती है। हाँ, आदमियों के पास टाइम, मतलब जिसके पास काम है आदमी के पास, उसके पास तो टाइम ही नहीं है ना कि वो देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मोस्टली, है ना। लेकिन है तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। फिर घर पे आके वही आदमी फिर क्रुएलिटी कर रहा होता है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। जी यस, ये कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये प्रोटेस्ट रात को भी चलेगा, रात को बंद हो जाता है? सरकार के हिसाब से तो कभी ना चले। सर प्रोटेस्ट का रात कोई को? नियम नहीं होता। देखो, सरकार मना करती है कि रात को हम अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो प्रोटेस्ट तो है ही उसके लिए ना। उसी के अगेंस्ट तो आवाज उठाई जा रही है। जंतर मंतर से निकाल देंगे, जंतर मंतर के बाहर बैठ जाएंगे, वहां लोटियन जोन से बाहर निकाल देंगे, लोटियन जोन के बाहर बैठ जाएंगे। कहां तक निकाल, दिल्ली से बाहर निकाल दो, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ जाएंगे। बैठे थे ना किसान, दिल्ली के बॉर्डर पे घुसने नहीं दिया था, 600 किसान मर गए थे। गाजीपुर बॉर्डर के पास। गाजीपुर बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे 600 किसान, 700 किसान बैठे बैठे मर गए थे। सरकार निकाल दे, और देश से बाहर निकाल दे तो देश के बाहर बैठ जाएंगे। जितना मन करे उतना निकाल के देख के कोशिश कर ले। फिर ये अहंकार है सत्ता का, सरकार का, जो उससे बात भी नहीं कर रहे हैं कि हम तो बात भी नहीं करेंगे सर। और इल्जाम और लगाए जा रहे हैं कि ये तो चाइना के एजेंट हैं, ये तो अमेरिका से आए हैं, और सोनम वांगचुक ने बताओ क्या क्या किया, HAI कैसे उसने एस्टैब्लिश करी। अरे कैसे करी क्या? एक तो आदमी ने मेहनत करके वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई, सरकार से ग्रांट में जमीन मिली, अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने वापस छीन ली जमीन लास्ट ईयर, जब उनको लगा कि ये तो आंदोलन कर रहा है। सरकार ने उसकी जो जमीन थी यूनिवर्सिटी कैंसिल कर दी। ये क्या सरकार ने? तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि किसी के फैन बन जाओ, सोनम वांगचुक के फैन बन जाओ या अभिजीत दीपके के फैन बन जाओ, है ना। किसी का फैन बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर आवाज उठाई जा रही है, जहां पर आवाज उठाई जा रही है अत्याचार के खिलाफ, इन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, वहां पर उस आदमी के ऊपर सवाल उठाना जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो अंग्रेज भी करते थे, अंग्रेजों ने भी तो भगत सिंह और इन सबको, राजगुरु, इन सबको आतंकवादी तो बोला था उन्होंने। ये भी क्या कर रहे हैं? आतंकवादी बोल रहे हैं। ये भी तो आतंकवादी बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी आतंकवादी बोला था।
तो ये सारे पैटर्न हिस्ट्री में रिपीट होते हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है कि सरकार अहंकार में आ चुकी है और सरकार बात भी नहीं करेगी। ऐसा पहले भी हुआ, हर बार होता है, हमेशा होता है और रिपीटेड होता है। सरकार बात नहीं सुनती है, लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, फिर सरकार उसमें आ जाती है अहंकार में कि हम तो इनको फोर्स से दबा देंगे, इनके पास क्या है, ये तो खाली हाथ निहत्ते हैं। मैं आपको बताऊं, निहत्ते लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जब वो निहत्ता है वो शांति की बात करेगा, उसके पास भी हथियार होता है, वो भी गोली चलाता है। ठीक है, जो निहत्ता है वो सबसे खतरनाक है और वो ही सत्ता बदल सकता है, और युवा ही सत्ता बदल सकता है। सबसे ज्यादा सरकार को डर ही स्टूडेंट से लगता है। नहीं तो इस सरकार के अंदर किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को दबा दिया गया, वकीलों का आंदोलन हुआ, वकीलों का आंदोलन दबा दिया गया, इसके बाद स्टूडेंट्स के छोटे मोटे आंदोलन हुए, डॉक्टर्स के आंदोलन हुए, सारे आंदोलन दबा दिए गए। सबको उधर किसानों को तो सीधे सीधे कह दिया कि तुम तो खालिस्तानी हो, जो भी हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, तुम तो खालिस्तानी हो। तो ये तो सरकार हमेशा करते आई है, और सिर्फ यही सरकार नहीं, पुरानी सरकार भी ऐसे ही करती थी। बाबा रामदेव के ऊपर लठ चलाए गए थे, बाबा रामदेव सूट सलवार पहन के स्टेज पर कूद के भागे थे वहां उधर रामलीला मैदान के अंदर। लाठीचार्ज तब भी हुआ, वाटर कैनन तब भी चली थी, आंसू गैस का प्रयोग तब भी किया गया था, अब भी किया जाएगा। और अब भी सरकार के अंदर अहंकार है, तब भी सरकार के अंदर अहंकार था, तब भी सरकार कभी भी कितनी भी बड़े, कितने, मैं आपको सच्चाई बताऊं दुनिया की, कितना भी बड़ा तानाशाह हो, कितना भी बड़ा, कितना भी स्ट्रॉन्ग लीडर हो, जब जनता उसके खिलाफ हो जाती है कोई नहीं बच पाता। जनता जिस दिन खिलाफ हो जाती है उसको जाना ही पड़ता है, चाहे तानाशाह हो। वो पहलवी नहीं गया, मोहम्मद रजा पहलवी, ईरान में से उखाड़ के फेंक दिया ना उसको, 1979 की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन की। जब जनता खिलाफ होती है, कितना भी पावरफुल हो, अमेरिका से सपोर्ट हो, कहीं से सपोर्ट हो उसको, नेता को, रजा पहलवी को सपोर्ट था, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहम्मद रजा पहलवी को यूएस का सपोर्ट था, तो वहां से उसको भागना पड़ा। तब भी यूएस से पावरफुल कौन होगा? तो जब वो नहीं रोक पाए आंदोलनकारियों को, तो कौन रोक पाएगा? आंदोलनों को कभी कोई नहीं रोक पाया। जितना दबाने की कोशिश करेगी सरकार, उतना ज्यादा ये भीड़ बढ़ती जाएगी। सोनम वांगचुक को हटाने की कोशिश की तो क्या हुआ? भीड़ बढ़ गई ना आज। अगर सोनम वांगचुक को अरेस्ट ना करते तो शायद भीड़ कम रहती, लेकिन सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद ये भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। दीप्ति को अरेस्ट कर ले और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। ये जितना ज्यादा अत्याचार करेगी सरकार, भीड़ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी जंतर मंतर पे। ये दुनिया का दस्तूर है और ये होता आया है, ये होता रहेगा।